जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग 2020 का सेट करने वाले हैं। दोस्तों 2020 का जो सेट पहला है अग्रवाल का एनजे, उस एनजे सेट को कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कोई भी अंशफल का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे राजीव का हो, एचएम का हो, यक्स का हो, किसी का भी हो, आप लोग एनजे सेट को देखिए, उसी सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो हम लोग साइंस का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं और फिजिक्स को कंप्लीटली खत्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते हैं। पहले पार्ट में हम लोग फिजिक्स खत्म करते हैं, दूसरे पार्ट में केमिस्ट्री खत्म करते हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग बायोलॉजी को पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। किस दर्पण के सामने, तो ध्यान देना दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, हमने आपको प्रतिबिंब निर्माण बताया था, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण समझाया था, जिसमें हमने हर कंडीशन में आपको दिखाया था कि अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक का खा में ये लिखा गया है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस के वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स है, इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करते समय हम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर एक का हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर एक का को तो हम लोगों ने समझ लिया। खा में आपके पास क्या दिया गया है, एक लेंस के सामने रखी है, मतलब वस्तु को रख सकते, प्रतिबिंब को तो रख नहीं सकते हम लोग। रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर है, वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर है। यानी हमने माना वस्तु की दूरी मान लिया हमने u सेंटीमीटर। ठीक है, अब तब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी वस्तु से 3 गुना, यानी 3u सेंटीमीटर। तब इन्होंने ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब हो गया 3 गुना दूरी पर, प्रतिबिंब का आवर्धन। दोस्तों आवर्धन बराबर आपको फार्मूला बता दे, आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, आवर्धन m बराबर माइनस का v बटे u, ये फार्मूला था दोस्तों, ध्यान देना। अब हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि किसी लेंस के सामने, तो लेंस का दोस्तों हमारे पास होता है, लेंस माइनस नहीं होता है, b बटे u होता है। तो आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो m बराबर, ये स्मॉल m ले लीजिए इसको, m बराबर v का मान हमारे पास क्या है 3u, u का मान हमारे पास क्या है u से u कैंसिल, तो m बराबर कितना आ गया 3 आ गया। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही जा रहा था चेक कीजिए, ऑप्शन थर्ड हमारा सही पहुंच गया है। तो यहाँ पर लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही गया है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों बता दे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। फिर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। हमने बार बार आपको पढ़ाया है कि विद्युत धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी दाएं हाथ के अनुसार हमने बताया था, तीनों उंगलियों को इस प्रकार से लंबवत फैलाते हैं, इस प्रकार से, या दाएं हाथ का हथेली का नियम बताया था हमने, दाएं हथेली का नियम, यानी दाएं हाथ के नियम से ही हम लोग विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही जाएगा। इसके बाद दूसरा लिखा गया है, दूसरे का में लिखा गया है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुट के जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली की स्थिति एक काले बिंदु आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। दोस्तों सवाल है, इसको करते हैं। करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर 2 का हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर 2 का। उत्तर 2 के का में हमसे क्या क्या दिया गया है, हमसे ये दिया गया है कि भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा, तो हम लिखेंगे घन की भुजा। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे घन की भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद तली की स्थिर काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। हमसे आभासी गहराई पूछ रहा है तो हम लिखेंगे आभासी गहराई
आभासी गहराई, आभासी गहराई को हम लोग लिखते हैं एच डैश से बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये भुजा जो घन की भुजा है ये हमारी हो गई वास्तविक गहराई, और वास्तविक गहराई को लिखते हैं हम लोग एच से, ये हो गया वास्तविक गहराई जिसको लिखते हैं हम लोग एच से, ठीक है। इसके बाद कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हमेशा एन से लिखते हैं और कांच के लिए जी लगा देंगे, जी मतलब गिलास हो गया, तो 1.6 है। इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, दोस्तों आपको फार्मूला बता दे सबसे पहले कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये दोस्तों फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग मान को रखेंगे, जब मान को रखेंगे तो अपवर्तनांक हमारे पास 1.6 दिया गया है, तो लिखेंगे 1.6, वास्तविक गहराई हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिखेंगे 4 बटे आभासी गहराई हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे एच डैश, एच डैश पहुंचेगा 1.6 की जगह 1.6 पहुंच जाएगा एच डैश की जगह, तो एच डैश बराबर 4 बटे 1.6, दशमलव हटाया ऊपर 1 जीरो बढ़ाया, अब इसको काटो 4 से, 4 दशमलव 40, 4 चौको 16, ये हो गया आपके पास 5 और ये हो गया 2, जब काटेंगे आधा आधा कर दिया, तो 5 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 2.5, यानी 2 दूनी 4, भाग लगाओ 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, ऐसे भाग लगाओगे ना 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, फिर बचा 1, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे में क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन में ये दिया गया है दूसरे का खा में ये लिखा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए, तो हम लिखेंगे उत्तर 2 का खा, तो का तो हम लोगों ने कर लिया है, तो लिखेंगे उत्तर 2 का खा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को लिखते हैं हम लोग एफ से, तो एफ बराबर हमारे पास हो गया 20 सेंटीमीटर, प्लस का होगा, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस का होता है। इसके बाद इसकी क्षमता का मतलब होता है पी का मतलब पावर, यानी पी बराबर हमसे पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें फार्मूला होता है यहां पर क्षमता पी बराबर 1/f जो कि होता है मीटर में। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग पी के जगह हम लोग पी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और बटे क्योंकि हमारे पास फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए, तो 20 पंचे 100, तो हम लोग कहेंगे पी बराबर क्षमता का मात्रा होता है डायोप्टर, और ये प्लस का है इसलिए प्लस का 5 डायोप्टर, क्षमता का मात्रा हो गया डायोप्टर, ठीक है। तो पी बराबर प्लस का 5 आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरे का गा नंबर। दूसरे के गा नंबर में क्या कहा गया है, तो लिखेंगे सबसे पहले उत्तर दूसरे का गा। उत्तर दूसरे के गा में हमसे क्या कहा गया, उत्तर दूसरे के गा में हमसे ये कहा गया है एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान, धारा को दोस्तों हम लोग आई से दर्शाते हैं, धारा को किस दर्शाते हैं आई से, तो लिखेंगे आई बराबर 10 एम्पियर, ए का मतलब हो गया एम्पियर। तो इसके बाद प्रति सेकेंड का मतलब होता है टी बराबर 1 सेकेंड, प्रति मतलब एक सेकेंड, तो हम लोग कहेंगे टी बराबर हमारे पास हो गया 1 सेकेंड। इसके बाद इन्होंने कहा है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों हम लोग एन से लिखते हैं, तो हमसे एन ये पूछ रहा है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को लिखते हैं हम लोग ई से, तो ई बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोस्तों हमारे पास एन पूछा गया है, इसके लिए फार्मूला दोस्तों हम लोग कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE/T, ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद Q बराबर एक फार्मूला और होता है, Q बराबर I इंटू टी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार ध्यान देना दोस्तों, हम लोग यही फार्मूला इसलिए लगाएंगे कि इसमें एन है, इसीलिए यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। Q की जगह लिखेंगे हम लोग IT बराबर NE और बटे ये हो जाएगा T।
अब हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई की जगह लिखेंगे 10 इंटू टी की जगह लिखेंगे 1 बराबर एन की जगह लिखेंगे एन पूछा गया है, ई की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 बटे टी की जगह 1 का चाहे गुणा करो चाहे भाग करो वही रहता है, तो 10 का 10 रहेगा बराबर इसको इसके बटे में पहुंचा दो, क्योंकि गुणा वाला मान बटे में आता है ना, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 बराबर एन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि एन बराबर इसका दशमलव हटाया ऊपर 1 जीरो बढ़ा दिया तो ये हो गया 100, तो 100 बटे 16 और ये 10 की घात माइनस का है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इंटू 10 की घात प्लस का 19, इसको काटो ये हो गया 25 चौको 100, ये हो गया 4 चौको 16। अब 4 का भाग लगाओ 25 में, जब 4 का भाग हम लोग 25 में लगाएंगे तो 4 छिंग 24 बचा 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 4 दूनी 8, ये हो गया 2 दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कितना आ गया n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 19, ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया है, इसका फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट करते आगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में तीसरे कार्य करेंगे। तीसरे काम में हमसे ये पूछा गया, एक ऑटो वाहन ने पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले, दोस्तों ऑटो वाहन है यानी इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण लगा हुआ है, क्योंकि वाहन की जो पीछे वाला साइड देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो लिखेंगे तीसरे का क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का और इसको लिखेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या लिखते हम लोग आर से, कैपिटल आर से लिखेंगे, तो कैपिटल आर बराबर दिया गया है 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा ही होता है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, एक वाहन मतलब वस्तु की दूरी, वाहन वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी यानी u बराबर हो गया है माइनस का 6 मीटर। ठीक है, और इसके बाद उस समय दर्पण दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये u माइनस का होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब ध्यान देना उत्तल दर्पण में हमारे पास u v माइनस का होता है, f तो प्लस का होता है ये। अब हमारे पास f नहीं है क्योंकि v तो हमसे पूछा गया है, v हमसे पूछ रहा है ये, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे दर्पण सूत्र। दोस्तों बता दें आपको कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके लिए f चाहिए और f बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, f बराबर होता है r/2, तो f बराबर r का मान हो गया 6/2, 2 तिया 6, तो f बराबर हो गया 3 मीटर। ठीक है, अब इस फार्मूले के अनुसार हम लोग 1/f की जगह 1/3, 1/v हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, प्लस 1/u का मान माइनस का 6, माइनस का इसको इधर पक्षांतर कर दो प्लस का हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/, ये हो जाएगा आपके पास v। इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम मतलब लासा, लासा क्या होगा 6 लासा इसलिए होगा कि दोनों के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, जितने बार 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तभी तो आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 बराबर 1/v। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 3/6 बराबर 1/v, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये पहुंच जाएगा इसमें v एकम v और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो v बराबर हो जाएगा 2 मीटर। ये दोस्तों आंसर नहीं है, इसमें कहा क्या गया है पहले ये समझिए, इसमें ये कहा गया है कि दिखने आए प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और इसके बाद हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अब देखो ये तो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब का आकार हमें पता नहीं। सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग आवर्धन लगाएंगे, तो आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि आवर्धन बराबर होता है m बराबर
आवर्धन m बराबर माइनस का v बटे u, क्योंकि दर्पण में माइनस का v बटे u होता है। इस कंडीशन में हम लोग m बराबर जब ज्ञात करेंगे तो m बराबर माइनस का v, तो v का मान ये है माइनस का 2 बटे u का मान क्या होगा, u का मान हमारे पास है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, तो m बराबर हमारे पास आ गया 1/3। ये तो आ गया वस्तु का आकार। तो वस्तु का आकार हमारे पास क्या है 1/3, सॉरी वस्तु का आकार नहीं, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार लिख देंगे हम लोग m बराबर 1/3। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर है दोस्तों, आपको बता दें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां है, तो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर होती है, तो लोग कहेंगे दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार m बराबर 1/3, ये हो गया प्रतिबिंब का आकार। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे तीसरे का अथवा, तो हम लिखेंगे तीसरे का अथवा जब करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर तीसरे का अथवा। अब जब तीसरे का अथवा करेंगे तो कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी ही देख सकता है। तो दूरी, वस्तु की दूरी कितना होना चाहिए 10 मीटर, 10 मीटर तक ही व्यक्ति देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। लेंस की प्रकृति क्या होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, इसके बाद उल्टा के सीधा होना चाहिए, इसके बाद फोकस दूरी और क्षमता की गणना कीजिए। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 10 मीटर की दूरी, तो इसको v ले लेते हैं हम लोग। तो v जो है v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस के लिए सभी माइनस का होता है। इसके बाद हमारे पास सही दृष्टि के लिए किस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी व क्षमता की गणना करना चाहिए। तो फोकस दूरी तो हमसे ये पूछ रहा है, फोकस दूरी, और u का मान लिया हमने माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि u का मान माइनस का इनफिनिटी होता ही है। इसके बाद फोकस दूरी और क्षमता का मतलब p बराबर भी हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग मान को रखेंगे तो 1/f बराबर 1/v, v की जगह हमारे पास क्या है, v की जगह है माइनस का 10 और माइनस का इन्फिनेटिव। ये तो माइनस का मतलब हटाओ, इसको जीरो ही है ये, ठीक है, क्योंकि ये संख्या बटे जीरो होता है तो पूरा पूरा जीरो हो गया। तो इसके बाद क्योंकि एक संख्या बटे इन्फिनिटी का मतलब जीरो होता है, तो 1/f बराबर ये हो जाएगा माइनस का यानी 1/10। तो f का गुणा इसमें होगा तो f एकम f का गुणा जब इसमें होगा तो हो जाएगा f एकम f, और 10 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देना कि आपके बुक में ये मीटर में दिया गया है, किसमें दिया गया है, मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर। अब हम लोग इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f मीटर में होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि P बराबर 1/f की जगह लिखेंगे माइनस का 10 मीटर। जब 10 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना जाएगा, P बराबर माइनस का 0.1 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो ये हो गया हमारे पास क्षमता। और इसके बाद प्रकृति पूछा गया है दोस्तों, प्रकृति बता दे, प्रकृति में कौन सा लेंस है दोस्तों। को बता दे कि f आपके पास माइनस का आ गया, अगर f माइनस का है तो अवतल लेंस, f प्लस का है तो उत्तल लेंस। बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो लेंस की प्रकृति जो है वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा हमारे पास अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरे का खा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर तीसरे का खा, इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। उत्तर तीसरे का खा में दोस्तों क्या दिया गया है, पहले ये देखिए। तीसरे के खा में आपके पास ये दिया गया है कि एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। तो हम लोग लिखेंगे P बराबर लिखेंगे हम लोग 2.3 किलो
वाट। ठीक है, अब किलो वाट को हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 2.3 इंटू 1000, ये हो गया वाट। दशमलव हटा दिया, एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लिया, तो P बराबर हो जाएगा 2300 वाट। ठीक है, इसके बाद ये दिया गया है कि 230 वोल्ट, तो वोल्ट हमारे पास कितना दिया गया है, वोल्ट दिया गया है 230। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगा। विद्युत धारा का मतलब हो गया हमसे आई बराबर हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा गया है इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध का मतलब हो गया आर का भी हमें गणना करनी है। इसके बाद इन्होंने ये कहा गया है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। तो 10 घंटे, तुम लोग कहेंगे घंटे बराबर 10, घंटे बराबर हो गया 10। ठीक है दोस्तों, अब तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है कि P बराबर VI, P बराबर VI। इस फार्मूले से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, इस फार्मूले से हम लोग I ज्ञात कर लेंगे। तो P की जगह हमारे पास तो दिया गया है 2300, B की जगह हमारे पास क्या दिया गया है, V की जगह दिया गया है हमारे पास 230 और I 230 को इसके बटे पहुंचा दो, तो I बराबर 2300 बटे 230, 230 से 230 कैंसिल, तो बच्चा कितना 10, तो I बराबर हमारे पास आ गया 10 एम्पीयर। इसके बाद हमसे R पूछा गया है, तो R के लिए हम लगाएंगे, जब भी VI और R दिया हो तो ओम का नियम ही लगाते हैं। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि ओम का नियम, ओम का जो नियम है ये होता है V बटे I बराबर हमारे पास होता है R। इस प्रकार से मान जब रखेंगे तो V का मान हमारे पास कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 230, I का मान हमसे ये दिया गया 10 और बराबर R। इसको 10 से 0 काट देंगे तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 23 और R का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा हो गया ओम। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा के लिए दोस्तों आपको फार्मूला बता दें कि विद्युत ऊर्जा के लिए फार्मूला आपको हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का को हम लोग रेस कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसमें निकालेंगे कितने किलोवाट घंटे की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा के लिए दोस्तों को फार्मूला बता दे कि विद्युत ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000, ये दोस्तों फार्मूला होता है। इस फार्मूले में देखो मान जब रखेंगे हम लोग तो हम लोग वोल्ट की जगह विद्युत ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं W से लिख रहे हैं। ठीक है, वोल्ट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 230 वोल्ट दिया गया है। ठीक, इसके बाद एम्पियर कितना है, एम्पियर 10 एम्पियर है। इसके बाद हमारे पास घंटे कितने हैं, घंटे है 10 और बटे 1000। ठीक, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, तो W बराबर हो गया 23। इसको हम लोगों ने किस में निकाला है, इसको हम लोगों ने किलोवाट घंटा में निकाला है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरे का खा का अथवा। तीसरे खा के अथवा में क्या है, तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा का अथवा। तीसरे का खा का अथवा, तीसरे खा में के अथवा में ये दिया गया है कि लोहे की एक तार की लंबाई L1, लोहे की तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका ताप क्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन यानी अंतर ना आवे, तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, लोहे की तार की लंबाई। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग तार की लंबाई, तार की लंबाई ये हो गया L1। इसके बाद इन्होंने ये कहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया आपके पास A1। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके A1, इसके बाद प्रतिरोध R1 बराबर 5 ओम, ये कहा इन्होंने। ठीक है,
इसके बाद यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, लंबाई फिर से लंबाई यानी लंबाई जो हो गया दोगुनी कर दी जाए तो ये हो गया L1 का दोगुना क्या हो जाएगा 2L1। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना आवे। तो ध्यान देना, अगर लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल उसका आधा हो जाता है। तब क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देना, लंबाई को दोगुना करने पर क्षेत्रफल आधा हो जाता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा A1/2। अब हमसे R2 बराबर हमसे ये पूछ रहा है। दोस्तों आपको एक फार्मूला बता दे, फार्मूला होता है हमारे पास रो बराबर RA/L। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको R1 A1/L1 या इसको R2 A2/L2 कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये रो ही का तो मान है, बस 1 2 1 2 कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग मान रखेंगे, देखो R1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, R1 की जगह 5 ओम रखेंगे और इनटू A1 की जगह हम लोग A1 रखेंगे और बटे L1 की जगह हम लोग L1 रखेंगे। R2 हमसे पूछ रहा है, इंटू A2 हमारे पास है A1/2, इसके बाद A1/2, इसके बाद L2 2L1, L2 का मान हो गया 2L1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि यहां से A1 से A1 को काट देंगे, L1 से L1 को काट देंगे तो हमारे पास R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर ये हो गया 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पंचे 20 ओम। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 ओम। अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यह पूछा गया है, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 R2 R3 बराबर हमारे पास 3 ओम और R4 बराबर 10 ओम और R5 R6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है और प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 से लेकर 6 तक दिया गया है। बहने वाली धाराएं क्रमशः ये दिया गया है आपके बुक में। इसके बाद प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हमारे पास 6 तक दिया गया है की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल धारा की भी गणना कीजिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले जब इसको हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये इस प्रकार से चित्र दिया गया है। तो दोनों ये जो तीनों जो है R1 R2 R3 ये किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में है यानी समांतर क्रम में है, और R5 R6 समांतर क्रम में है। और यहाँ पर जो मान है हमारे पास R4 है। R4 हमारे पास जो है ये हमारे पास इन तीनों के अपेक्षा नहीं, इन तीनों को अगर एक कर दिया जाए, इसको अगर एक कर दिया जाए तो 1 2 3 ये तीन जो बनेंगे ये हमारे पास बनेंगे हमारे पास श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका, निकालते हैं कि R1 R2 व R3 पार्श्व क्रम में है। किस क्रम में है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। इसके लिए फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको एक काम कीजिए, 1/R डैश कर लीजिए, ठीक है, डैश कर लिया, बराबर 1/R1 का भी मान 30 है, 1/R2 का मान भी हमारे पास 30 है और 1/R3 का मान भी हमारे पास 30 है। तीनों का एलसीएम बराबर है तो 1/R डैश बराबर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/30। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दशमलव 30 अर्थात 1/10। तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो R डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। ठीक, ये तो हम लोगों ने यहां इसका कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब यहां पर R5 व R6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका भी हम लोग निकालेंगे पार्श्व क्रम। समांतर क्रम को दोस्तों हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा AR डबल डैश यानी 1/R डबल डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R6। 1/R डबल डैश बराबर 1/R5। R5 का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 40। R5 का मान कितना दिया गया है, 40 प्लस R6 का मान भी हमारे पास कितना दिया गया है, 40। दोनों का एलसीएम दोस्तों बराबर है तो इसको लिखेंगे 2/40, क्योंकि 1 और 1 2, 2 एकम 2, 2 बीसम 40 यानी 20 एकम 20 और R डबल डैश तो हो जाएगा R डबल डैश बराबर 20 ओम। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध हमारे पास कितना है। यानी हम लोग निकालेंगे कि यहां पर हमारे पास जो R डैश है,
आर डैश, आर डबल डैश और R4, ये पूरा निकला हमारे पास R डैश, और ये R4 और ये R डबल डैश, तीनों हमारे पास किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो निकालेंगे हम लोग श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम का मतलब हो गया हमारे पास इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा R बराबर, ये हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R4। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा, R डैश का मान हमारे पास कितना है? 10 है। इसके बाद R डबल डैश का मान हमारे पास कितना है? 20 है। और R4 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? हमारे पास है 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा R बराबर हमारे पास हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, R हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया, हमारे पास कितना आ गया? 40 ओम। कि अब हम लोग निकालेंगे कुल धारा। अब कुल धारा का मान हमारे पास क्या होगा? देखिए, कुल धारा हम लोग क्या निकालेंगे? कुल धारा I बराबर फार्मूला क्या होगा? I बराबर फार्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V बटे R। I बराबर फार्मूला क्या होता है? V बटे R। तो I को तो हम लोग I लिखेंगे, ठीक। V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V की जगह हमारे पास है 16 बटे R की जगह हमारे पास है 40। अब काटो इसको, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। तो ये हो जाएगा I बराबर 2 बटे 5। 5 का भाग लगाओ 2 में, तो I बराबर कितना हो जाएगा? जब 5 का भाग 2 में लगाएंगे तो 5 भागना खाई 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 5 चौको 20, यानी 0.4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, इसमें हो गया कुल धारा हो गया 0.4 एम्पियर। अब हम लोग निकालेंगे इसमें विभवांतर। विभवांतर के लिए फार्मूला क्या होता है? विभवांतर के लिए फार्मूला होता है V बराबर IR, ठीक। और V बराबर कुल विभवांतर निकाल रहे हम लोग। I का मान क्या होगा? यहां से 0.4 इंटू R। हम लोग कौन सा R लेंगे? समांतर क्रम वाला R लेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं विभवांतर नियत होता है। एक समांतर क्रम में ये 10 और एक समांतर क्रम में ये 20। 10 और 20 ये जुड़कर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30। तो हो जाएंगे R का मान हो गया 30, दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, तो V बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 वोल्ट। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दोस्तों कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास इसका अथवा में ये कहा गया विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत जनित्र के बारे में हम लोगों ने अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है और कमेंट सेक्शन में भी दे के रखा है। उसमें जाकर आप लोग लिंक पर क्लिक करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, अब मिलते हैं केमिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।